चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमने कवर करना है वो IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के टॉपिक से पर्टेनिंग स्प्रिंग 2015 के अटेम्प्ट का 20 मार्क की वेटेज का एक सवाल है। सवाल में हमारे पास बैलेंस शीट, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट में कहता है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज एट 31 दिसंबर 2014। अब सवाल को अगर रीड करें तो कहता है कि फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2014 विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय इट्स अकाउंटेंट। हमारे पास एसेट्स में लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, बिल्डिंग की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, मशीनरी की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट स्टॉक अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन कैश एंड बैंक आ रहा है। इक्विटीज में हमारे पास शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है, और लायबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ट्रेड पेबल, इनकम टैक्स पेबल और एक्रूड इंटरेस्ट का नंबर आ रहा है। और ये सारे नंबर्स हमारे पास सिर्फ एक ईयर एंड 31 दिसंबर 14 पे अवेलेबल है, 31 दिसंबर 13 के नंबर आगे दिए हैं। कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंट्स टू ₹275 मिलियन एंड 13 मिलियन रिस्पेक्टिवली। पीपीटी और इनकम टैक्स का नंबर हमारे पास अवेलेबल है। बैलेंस एट 31 दिसंबर 2013 वर्ड एज अंडर। 31 दिसंबर 2013 पे हमारे पास स्टॉक अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन कैश एंड बैंक ट्रेड पेबल इनकम टैक्स पेबल और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के नंबर अवेलेबल है। The company follow a policy of maintaining provision for bad debt equal to 5% of the receivable, और अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट 5% का प्रोविजन मेंटेन किया जाता है। The bank loan was obtained on 1st January 2014 and carry interest at 9% per annum। कह रहा है ये जो आपके पास बैलेंस शीट में बैंक लोन आ रहा है ना, ये बैंक लोन हमने 1 जनवरी 2014 पे एक्वायर किया था। इस वाले बैंक लोन की बात कर रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 4। फिर कहता है कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर एस अंडर। लीज और लैंड बिल्डिंग और मशीनरी को हम स्ट्रेट लाइन मेथड से 2%, 5%, 10% पे डेप्रिशिएट करते आ रहे हैं। फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ एक्विजिशन एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के क्लोजिंग बैलेंसेस तो हैं, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें ये बता दिया कि स्ट्रेट लाइन इन रेट से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। जिस महीने में एसेट चार्ज खरीदा गया, जिस महीने में एसेट खरीदा गया उस महीने का पूरा डेप्रिसिएशन, चाहे महीने के पहले दिन खरीदो, महीने के दरमियान में खरीदो या महीने के आखिरी दिन खरीदो। और जिस महीने बेचा गया उस महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ये हमारी पॉलिसी। अब ये तो रूटीन एडजस्टमेंट्स थी। इसके अलावा कहता है कि ऑन रिव्यू द CFO डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। अ मशीन with a list price of 50 million was purchased on 1st January 14. An amount of rupees 30 million had been paid in cash, whereas 20 million were adjusted against trade-in of a machine costing 40 million and having a book value of 25 million. The transition was recorded by debiting the plant and the machinery account by 30 million. That is the net amount paid to the supplier. क्या हुआ बिलाल? CFO ने हमें कहा है कि हमने एक मशीन खरीदी जिसकी लिस्ट प्राइस 50 मिलियन है साल के पहले दिन। इस मशीनरी को परचेस करने के लिए हमने 30 मिलियन कैश में पे किए, जबकि 20 मिलियन की जगह हमने अपनी कोई पुरानी मशीन एक्सचेंज कर दी, पुरानी मशीन दे दी। जो पुरानी मशीन हमने दी है ना, इसकी कॉस्ट है 40 मिलियन और बुक वैल्यू है 25 मिलियन। कह रहा है ये ट्रांजेक्शन हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड, सॉरी ये ट्रांजेक्शन हमने कैसे रिकॉर्ड की है कि हमने प्लांट को डेबिट किया है, प्लांट मशीनरी को डेबिट किया है और कैश इन बैंक को क्रेडिट कर दिया सिर्फ उस अमाउंट से जो हमने पे किया था, दैट इज 30 मिलियन। तो ये एक एडजस्टमेंट है कि एक एडिशन भी हुई है, एक डिस्पोजल भी हुआ है और इसको रिकॉर्ड भी गलत किया है। On one of the company's customer become bankrupt during the year 5 million out of total debt of 25 million were recovered from him and the balance has to be written off। कह रहा है कंपनी का एक कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर बैंकरप्ट हो गया, इसकी कुल उधारी 25 मिलियन की थी जिसमें से 5 मिलियन हमने रिकवर कर लिए, बाकी 20 मिलियन हमें राइट ऑफ करने हैं। ठीक हो गया? एक दफा रीड कर लें सवाल को खुद से, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। सब सवाल नहीं है ये। चलिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा फॉर्मेट वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ।
किस किस ने कर लिया टाई हो गया था सर। जिन लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया था और वो ये कह रहा है कि मेरा सवाल टाई हो गया था, या वो ये कह रहा है कि इतना डिफरेंस आ रहा था, आप लोगों ने डिफरेंस या टाई किया कैसे? सवाल में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस तो है ही नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2014। हम अपने कैश फ्लोज को 3 कैटेगरीज में ब्रेक कर देंगे। नंबर 1 हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम investing activities, and number 3 cash flow from financing activities। तो यहाँ देखें, हमारा जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होता है, जनरली हम इसमें स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर से। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर यहाँ पे ना डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है सर, पहली लाइन में अवेलेबल है। पहली लाइन में लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 275, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर तो हमारे पास पहली लाइन में गिवन है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर 275 मिलियन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर 275 मिलियन तो है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ भी तो हुई है। तो इन गड़बड़ गड़बड़ को अकाउंट फॉर करेंगे तो प्रॉफिट का नंबर हमारा चेंज हो जाएगा। तो प्रॉफिट का नंबर मैं अभी फिलहाल प्लॉट नहीं कर रहा, मैं से वर्किंग वन के रेफरेंस दे देता हूँ। अब हम फॉर्मेट बनाने के लिए बहुत सारे टी टी अकाउंट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ देखें सर, हम बैलेंस शीट की सीक्वेंस में चलते हैं और प्रॉफिट का नंबर अपना साथ साथ सही करते जाएंगे। तो वर्किंग वन इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमारे पास सवाल में गिवन तो है लेकिन इसके अंदर कुछ एरर्स भी हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर कितना है? 275। अब अगर हम बैलेंस शीट की सीक्वेंस में चलें तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास लीज होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे पर्टेनिंग हमारे पास कोई सवाल में ऐसा डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं था, सिवाय ये कि इसे डेप्रिशिएट करना है और 2% पे डेप्रिशिएट करना है। अब अगर आप कॉस्ट के अकाउंट का क्लोजिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का क्लोजिंग देखो तो कितना है? 250 और 200। सर नंबर 1
वर्किंग नंबर 2, लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट। और वर्किंग नंबर 3, लीज होल्ड लैंड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो कॉस्ट का क्लोजिंग कितना है 250, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना है 200। तो ये क्लोजिंग आ जाएगा 250 और ये क्लोजिंग आ जाएगा 200। इन्होंने हमें सवाल में क्या बताया है कि हम स्ट्रेट लाइन पे 2% से डेप्रिशिएट करते हैं। फुल मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है जिस मंथ एसेट परचेस किया जाए, और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता उस महीने का जिस मंथ एसेट डिस्पोज ऑफ किया जाए। और ये वाली जो एडजस्टमेंट थी इसमें मशीनरी के वाले से एडजस्टमेंट थी। तो इसका मतलब है कि लीज होल्ड लैंड का ओपनिंग कॉस्ट 250 रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई एडिशन डिलीशन की इंफॉर्मेशन दी नहीं है। डेप्रिसिएशन कितना है 2% स्ट्रेट लाइन की, तो 250 का 2% कितना है 5। यानी कि करंट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया होगा दैट वुड बी 250 का 2% यानी कि 5। तो हमारे पास ओपनिंग एंगुलर डेप्रिसिएशन आ जाएगा दैट इज 195। अब यहाँ कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 वर्किंग 3। मैं इसलिए फाइनल नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि अभी और डेप्रिसिएशन के नंबर्स भी आएंगे। ये सिंपल सा समझ आता है मैं। इसके बाद फिर हमारे पास अगला प्लांट एंड मशीनरी में बिल्डिंग की कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है। इसी तरह से इसके भी दो टी अकाउंट बना लें, वर्किंग 4 बिल्डिंग की कॉस्ट एंड वर्किंग 5 बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बिल्डिंग की कॉस्ट और बिल्डिंग के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या कह रहा है कि कॉस्ट है 1000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 500। तो क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगी 1000 और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 500। सवाल में बिल्डिंग की भी सेल परचेज से पढ़ने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बिल्डिंग पे सिर्फ डेप्रिसिएशन कितना 5%। सर अगर एडिशन डिलीशन से पढ़ने की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग की ओपनिंग कॉस्ट भी 1000 ही होगी, और 1000 का 5% 50। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड बी 1000 का 5% दैट इज 50। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 450। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अगर हम ऐड करें तो 50 वर्किंग 5। अब जो हमारे पास एडजस्टमेंट है असल वो है मशीनरी में। पहले मैं इनका टी अकाउंट बनाता हूं। सर हमारे पास वर्किंग 6 मशीनरी कॉस्ट, वर्किंग 7 मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा ये नंबर जो हमें यहाँ दिए हुए ना ये 31 दिसंबर 14 पे है। तो इसका मतलब है कि जो मशीनरी की भी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो क्लोजिंग है, तो 1750 और 1150। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग 1750 और क्लोजिंग 1150। ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, इन्होंने ये किया कि मशीन विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50 मिलियन वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 14। 50 मिलियन की लिस्ट प्राइस की एक मशीन खरीदी, 30 मिलियन कैश में पे किए, बाकी 20 मिलियन से अपनी पुरानी मशीनरी एक्सचेंज कर दी जिसकी कॉस्ट 40 मिलियन है और बुक वैल्यू 25 मिलियन है। इस ट्रांजेक्शन को हमने कैसे रिकॉर्ड किया है, द ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बाय 30 मिलियन दैट इज नेट अमाउंट कैश पेड। अब पहले अगर मुझे ओपनिंग कैलकुलेट करना है ना और मुझे सही ओपनिंग कैलकुलेट करना है, तो जो गलती इन्होंने की है उस गलती को प्लॉट करके ही मैं सही ओपनिंग तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं पहले ही इस एरर को करेक्टिफाई कर दूं तो फिर मैं सही ओपनिंग के नंबर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इन्होंने गलती क्या की है, इन्होंने गलती क्या की है कि इन्होंने सिर्फ यहां पर 30 मिलियन का कैश डेबिट किया, और 30 मिलियन का कैश डेबिट किया तो इनके पास, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसिंग आ जाएगा दैट इज 1750 माइनस 30 1720। अच्छा फिर
इन्होंने क्या किया होगा कि जो ओपनिंग में एसेट है, जो ओपनिंग में एसेट है 1720 के, इस पे 10% से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा। और इन्होंने 30 की एडिशन जो रिकॉर्ड की, किस महीने में एडिशन हुई है? सर लकीली एडिशन साल के पहले दिन ही हुई है, इस पे भी 10% से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डेप्रिसिएशन का नंबर सही है, लेकिन इन्होंने डेप्रिसिएशन का नंबर कैसे कैलकुलेट किया होगा? इन्होंने डेप्रिसिएशन का नंबर कैलकुलेट किया होगा 1720 प्लस 30 का 10%, 175। और 175 तक आ गया तो हमारे पास अब बैलेंसिंग ओपनिंग 1150 माइनस 175, 975। क्या समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये ओपनिंग के नंबर हमारे सही आ गए। अब होना क्या चाहिए था? सर होना ये चाहिए था कि अगर हमने 50 मिलियन की मशीन खरीदी, 30 मिलियन कैश में दिया, लेकिन बाकी 20 मिलियन की अगेंस्ट अपनी पुरानी मशीन दी, तो पुरानी मशीन का डिस्पोजल रिकॉर्ड होना चाहिए था, और नई मशीन पूरी 50 रुपए की वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूं पहले समझाने के लिए। सर इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सर इसकी जनरल एंट्री बनेगी कि मशीन न्यू डेबिट 50 से, कैश क्रेडिट 30 से। जो पुरानी मशीन हमारे पास, अच्छा देखो, नई मशीन में तुम्हें कितने पैसे कम देने पड़े? 20 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं कि पुराने मशीन की डिस्पोजल के अगेंस्ट तुम्हें 20 की एक तरह से सेल प्रोसीड मिली है। ऐसा ही है। अच्छा जो पुरानी मशीन है उसकी कॉस्ट है 40, बुक वैल्यू है 25, तो पुरानी मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 15। सर पुरानी मशीन के अगेंस्ट हमें एक तरीके से कंसिडरेशन मिली है 20, जबकि इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 25। तो इसका मतलब है लॉस कितना होना चाहिए? 5 का। तो हमारी जनरल एंट्री में पुरानी मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा 15 से, पुरानी मशीन की कॉस्ट क्रेडिट होगी 40 से, और लॉस हमारे पास डेबिट होना चाहिए था 5 से। क्या ये एंट्री रिकंसाइल कर रही है? यस सर। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब ये होना चाहिए था, हुआ नहीं, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सर नई मशीन डेबिट होगी 30 ये, और एक्सचेंज के नाम पे 20, तो टोटल 50 हो गया। यस सर। पुरानी मशीन की कॉस्ट भी क्रेडिट होगी एक्सचेंज के नतीजे में 30, सॉरी 40, और पुरानी मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 से एक्सचेंज। मैंने डिस्पोजल को प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया, एक्विजिशन को प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया कि एक्विजिशन 50 की हुई है, डिस्पोजल वाली मशीन की कॉस्ट 40 है, डिस्पोजल वाले मशीन के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, ये प्लॉट कर दिया। अब इन्होंने तो ये डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इन्होंने तो इस 5 के लॉस को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब हम इस 5 के लॉस को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट का नंबर है, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो 5 ऐड करेंगे लेस करेंगे? सर लेस करेंगे। लॉस है ना, हम तो प्रॉफिट का नंबर सही कर रहे हैं, लॉस है ना, हम तो प्रॉफिट का नंबर सही कर रहे हैं, तो ये 5 पे माइनस होगा। सर गेन माइनस करते हैं, लॉस तो ऐड करते हैं, वो उस वक्त करते हैं जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को सही कर रहे होते हैं। हम अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को सही नहीं कर रहे, हम तो प्रॉफिट का नंबर ही सही कर रहे हैं। जब प्रॉफिट का नंबर जब सही हो जाएगा, प्रॉफिट का नंबर जब सही हो जाएगा, तो सही प्रॉफिट का नंबर हम यहां प्लॉट करेंगे, और सही प्रॉफिट का नंबर जब तुम यहां प्लॉट करोगे तो यस, फिर आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम ऐड कर देंगे लॉस ऑन डिस्पोजल 5। तो प्रॉफिट एक अलग सही हो रहा है, कैश फ्लो से एक अलग मेंटेन हो रहा है। अच्छा इस एडिशन डिलीशन में हमारे पास कैश फ्लो की नेट मूवमेंट क्या हुई कि जो हमने बेचा उसके अगेंस्ट कोई पैसे वैसे तो नहीं मिले, लेकिन जो हमने खरीदा उसके अगेंस्ट हमें नेट 30 मिलियन पे करना पड़ा। तो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 30 मिलियन। अब ये काम अगर हो गया, ये काम अगर हो गया, तो जो डेप्रिसिएशन का नंबर इन्होंने कैलकुलेट किया है वो गलत है। सही डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए था? सर साल के शुरू में हमारे पास 1720 की टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी थी,
ये लिखी हुई सही नंबर, जिसमें से 40 का एक एसेट साल के पहले दिन ही बेच दिया, तो जब वो एसेट साल के पहले दिन ही बेच दिया तो उसमें तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। और 50 का एक एसेट करंट ईयर में खरीदा जिसपे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, तो डेप्रिसिएशन जो सही कैलकुलेट होगा दैट वुड बी 1720 माइनस 40 प्लस 50 इंटू 10%, 173। अच्छा, इन्होंने कितना डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड किया हुआ था जो मैंने मिटा दिया। इन्होंने डेप्रिसिएशन कितना गलत रिकॉर्ड किया हुआ था सर? इन्होंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ था 175 का, इन्होंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ था 175 का, जबकि सही डेप्रिसिएशन कितना है 173। तो ₹2 का डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट में रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन 70 माइनस 73 माइनस 75, तो यह आ जाएगा 2 इनकम हो। और एक्चुअल डेप्रिसिएशन का नंबर सही वर्कआउट हो गया 173। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम प्लस कर देंगे 173 वर्किंग ऐड कर देंगे, तो 5, 50 और 177, 5, 50 और 173 कितना हुआ 228। सर एक ने कहा कि सर तो फिर 2 क्यों नहीं लिया आपने? देखो मेरी बात समझो, तुम जो कैश फ्लो बना रहे हो ना वो नंबर स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से, और तुम प्रॉफिट का नंबर ही गलत थोड़ी लिख रहे हो, तुम तो प्रॉफिट का नंबर सही करके लिखोगे ना। तो जब तुम प्रॉफिट का नंबर सही कर दोगे तो यहाँ प्रॉफिट सही हो जाएगा। अब कैश फ्लो की बारी आई, तो कैश फ्लो में तो वही डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर होगा जो प्रॉफिट में है, और वो सही डेप्रिसिएशन है क्योंकि हम सही कर रहे हैं, तो हम यहाँ 173 ले। क्या ये समझ आ रहा है हमें? सर कोई चीज मिस तो नहीं कर दी? लॉस प्रॉफिट में भी सही कर दिया और कैश फ्लो में भी प्लॉट कर दिया। डेप्रिसिएशन जो थी, जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट था 175 रिकॉर्डेड था, हमने 173 रिकॉर्ड करना है, तो उसे प्रॉफिट में भी सही कर दिया, कैश फ्लो में भी सही कर दिया। जब आपने ओपनिंग और फॉर द एडजस्टमेंट सही कर दी ना, तो क्लोजिंग नंबर्स ये नहीं होंगे, क्लोजिंग नंबर्स चेंज हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ शौकिया। एक मिनट डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट कितनी आ रही है? क्या ये एडजस्टमेंट समझ आ रही है? मेरे ख्याल से अच्छी एडजस्टमेंट है, इतनी आसान नहीं है। ये प्रॉफिट भी एक जगह सही हो रहा है और एक जगह कैश फ्लो में उसका इम्पैक्ट भी। अब हमारे पास बैलेंस शीट पे ये सारे अकाउंट्स हो गए। सर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 70 का ही ओपनिंग बैलेंस है, 70 का ही क्लोजिंग बैलेंस है, तो कोई मूवमेंट नहीं आई। स्टॉक 910 का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस कितना 703, तो टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। स्टॉक में 703 से बढ़कर 910 हो गया, इंक्रीज इन स्टॉक 703 और 910, 207। इसके बाद स्टॉक हो गया। अब अकाउंट रिसीवेबल में भी एक पंचायत है। 361 का क्लोजिंग बैलेंस है नेट ऑफ प्रोविजन, 361 का नेट ऑफ प्रोविजन, और 418 का ओपनिंग है नेट ऑफ प्रोविजन। इन्होंने सवाल में बताया कि कंपनी बैड डेट मेंटेन करती है 5% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, और यहां पे इन्होंने कहा था कि वन ऑफ द कंपनीज कस्टमर बिकम बैंक करप्ट ड्यूरिंग द ईयर, 5 million out of total debt of 25 million were recovered from him and the balance has to be written off। अब क्या करें सर इसका? इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमने वर्किंग 8 तक कर लिया था, वर्किंग 9 एंड वर्किंग 10। एक आ जाएगा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस, और एक आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट। सर अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग कितना है 418, नेट ऑफ 5% प्रोविजन। ओपनिंग रखने के लिए 418 डिवाइडेड बाय 95% कर दूं,
440। और अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है? 361। तो क्लोजिंग 361 डिवाइडेड बाय 95% आ जाएगा 380। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे, 440 का ओपनिंग, 380 का क्लोजिंग, इसी का 5% ओपनिंग आ जाएगा, 440 का 5% 22, और 380 का 5% 18, 19। अब इन्होंने क्या करा है? इन्होंने ओपनिंग का 22 का प्रोविजन कैलकुलेट किया, 19 का क्लोजिंग का प्रोविजन कैलकुलेट किया, और एक रिवर्सल ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट कर लिया, कितना? 3 का। अगर ओपनिंग प्रोविजन 22 है और क्लोजिंग प्रोविजन 19 है, तो इन्होंने प्रोविजन एक्सपेंस कितना कैलकुलेट कर लिया होगा? क्योंकि बैडेड है नहीं ना। इन्होंने क्या किया होगा? 3 का रिवर्सल ऑफ प्रोविजन रिकॉर्ड किया होगा। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन इज बेसिकली इनकम। ये काम इन्होंने कर दिया है, ये याद रखिएगा। सही है। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था सर? होना ये चाहिए था कि one of the company customer become bankrupt during the year. 5 million of the total debt of 25 million were recovered from him. The balance has to be written off. देखो 25 मिलियन का कस्टमर है जिसमें से 5 मिलियन रिकवर हो गए, तो एंट्री क्या बनी होगी? कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री सही बनी होगी। बाकी 20 मिलियन तुम्हें राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ की क्या एंट्री बनती है? सर अगर उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना रखा है तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और अगर प्रोविजन नहीं बना रखा तो बैडेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और सर हमारे पास जब राइट ऑफ रिकॉर्ड होगा तो एज ए एक्सपेंस पीएनएल में ये 20 रिकॉर्ड होगा, और जब ये 20 रिकॉर्ड होगा जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो सही क्लोजिंग होगी ना वो 380 नहीं होगी, वो 360 होगी। भाई इन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं किया था ना, इन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं किया था राइट ऑफ, तो इन्होंने जो क्लोजिंग कैलकुलेट की थी वो 380 रिकॉर्ड कर दी। तुम जब 20 से राइट ऑफ कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर क्लोजिंग 20 से कम हो जाएगी। समझा पा रहा हूँ? भाई एक 20 रुपए का क्रेडिट इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इनकी क्लोजिंग कितनी बनी? 380। तुम अपने हाथों से 20 रुपए का क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हो राइट ऑफ के नाम पे, तो अब तुम्हारे पास जो क्लोजिंग आएगी वो 380 नहीं बल्कि, क्या ये समझ आ रहा है सबको? सर फिर ओपनिंग तो सही था, ओपनिंग का प्रोविजन भी सही था, तुमने क्लोजिंग 360 बना दी तो तुम्हें क्लोजिंग भी अपने हिसाब से सही करनी पड़ेगी। तो 360 का 5% 18। अगेन बता रहा हूँ इतना अच्छा आसान सवाल है नहीं, अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है ये। तो 360 का क्लोजिंग हमने कैलकुलेट किया, तो 18 के। अब इन्होंने 3 का रिवर्सल प्रॉफिट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है। जब तुमने सही क्लोजिंग प्लॉट की, ओपनिंग 22 था, क्लोजिंग 18, तो एक्चुअल रिवर्सल कितना आएगा? पहले तो हम प्रॉफिट को सही कर लेते, फिर कैश फ्लो को देख लेंगे। सर प्रॉफिट में क्या होगा? सर प्रॉफिट में 3 का रिवर्सल रिकॉर्डेड है, हमें कितना रिकॉर्ड करना है? 4 का। तो प्रॉफिट में हम एक एंट्री बना देंगे, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। और जो हमने 20 का राइट ऑफ किया अपने हाथों से, ये तो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये भी प्रॉफिट में रिकॉर्ड होगा। तो बैड डेट, राइट ऑफ एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट का नंबर मैं सही कर रहा हूँ, ये भी मैं प्रॉफिट का नंबर सही कर रहा हूँ। क्या प्रॉफिट के नंबर को सही करने की एडजस्टमेंट समझ आती है? सर बैटेड वाली एडजस्टमेंट में इन्होंने कहा था कि ये गलती कर दी हमने। कह रहे कि हमारे सीएफओ ने ये बातें बताई। इन्होंने क्या कहा कि कंपनी का एक कस्टमर है जो कि बैंकरप्ट हो गया है, 5 मिलियन तो रिकवर हो गए,
तो 5 मिलियन रिकवर होंगे तो एंट्री बनेगा क्या जाए, रिसीवेबल क्रेडिट। बैलेंस हैज टू बी रिटर्न ऑफ, बैलेंस हमें राइट ऑफ करना है। सही हो गया। सर प्रॉफिट का नंबर अगर सही हो गया तो मुझे बता दें प्रॉफिट का नंबर कितना है। तो प्रॉफिट का मैं नंबर 253 यहाँ लिख देता हूँ। अब प्रॉफिट का नंबर हमारे पास सही हो गया 253। अच्छा अभी भी कैश फ्लो का इम्पैक्ट, सर जो हमने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो कैश फ्लो में से रिवर्स कर देंगे। जो हमने रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट 3 रिकॉर्डेड था, एक हमने एडिशन रिकॉर्ड कर दिया, तो पीबीटी में एक्चुअल कितना रिकॉर्डेड है 4। तो इससे अगर हम रिवर्स करेंगे तो ऐड करेंगे लेस करेंगे, सर ये लेस होगा क्योंकि रिवर्सल है ना। और फिर रिसीवल पर आए तो ओपनिंग 440, क्लोजिंग हमने सही कर दिया 360, तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है 60 या 80, 80 का डिक्रीज। तुम्हारे पास डिक्रीज इन रिटर्न ऑफ को छोड़ दो, रिटर्न ऑफ को थोड़ी देखेंगे, हम तो डिफरेंस ले रहे हैं ना। नहीं, हमने रिटर्न ऑफ अलग से एक्सपेंस में डाल दिया ना, रिटर्न ऑफ को लेंगे क्योंकि हमने रिटर्न ऑफ को अलग से प्लॉट कर दिया पीएनएल में, तो हम डिफरेंस में ना इससे भी कंसिडर करेंगे। तो 440 20 और 360 का डिफरेंस, तो 60 से हमारे पास डिक्रीज आया, तो 60 का डिक्रीज हम ऐड कर देंगे। क्या ये समझ आ रहा है हमें। सर इसके बाद हम बैलेंस शीट पर आए तो हमारे पास कैश एंड बैंक का क्लोजिंग 851 और ओपनिंग गिवन था वैसे 243। तो हमारे पास ओपनिंग कैश एंड बैंक और क्लोजिंग कैश एंड बैंक, ओपनिंग है 243 और क्लोजिंग है 851। ये रहा 851, क्योंकि हमने एक 20 का एक्सपेंस अलग से पीएनएल में एडजस्ट किया है ना, तब हम इनकी से डिग्री से निकालेंगे, वो 20 के इम्पैक्ट को नेट करके निकाल रहे होंगे। अगर तो वो 20 का एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड ना हो तो हम डायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। की बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट राइट ऑफ था जो प्रोविजन के अकाउंट में नहीं गया, डायरेक्टली राइट ऑफ हो गया। और अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैश फ्लो 20 या 40 से आउट हो रहा हो, तो फिर हमने कुछ गलत लॉजिक लगाई होगी। सर अब हम आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अगर मैं लायबिलिटी को देखूं तो पहले 200 मिलियन का लोन है, इसके बारे में इन्होंने कहा था कि लोन हमने साल के पहले दिन लिया है, तो ये तो सिंपली हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। लोन ऑब्टेन 200 मिलियन। फिर इसके बाद ट्रेड पेबल है 228 और इसका भी ओपनिंग है 150, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 150 ओपनिंग था 228 क्लोजिंग है, तो डिक्रीज आया है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 228 और 150। कितना आ रहा है देखो, अगर भूल जाओ ना कि क्या है ऐड करना है ना, तो लॉजिकली सोचो कि अगर ट्रेड पेबल कम हो रहा है यानी कि हम अपनी उधारी कम कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी उधारी कम कर रहे हैं यानी ज्यादा पे कर रहे हैं, तो ज्यादा पे कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं होगा। हाँ ये देख ले इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, 150 था और तो ये इंक्रीज हो रहा है ना। अब इंक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल यानी कि हम लोगों से और उधार ले रहे हैं, यानी लोगों से उधार लेने के मतलब उनका पैसा फंसा रहे हैं, अपना पैसा बचा रहे हैं, अब ये ऐड हो जाएगा। क्लियर है। सर इसके बाद इनकम टैक्स पेबल, अब इनकम टैक्स पेबल का एक नंबर यहाँ आ रहा है, एक नंबर यहाँ आ रहा है,
और टैक्स एक्सपेंस का नंबर दिया हुआ था, तो इसके लिए टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग 11, ओपनिंग, क्लोजिंग। ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 85। और एक्सपेंस का नंबर था हमारे पास 13। तो हमारे पास टैक्स पेड कितना है? 8। तो इसे यहीं दिखा देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, टैक्स पेड। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट। सवाल में मैंने कोई इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट मुझे याद नहीं पड़ रही कि मैंने रीड की हो, सिवाय इसके कि ये 200 मिलियन के लोन पे 9% का इंटरेस्ट है। सर 200 मिलियन का लोन, सर 200 मिलियन का लोन साल के पहले दिन लिया है, तो 9% का इंटरेस्ट है। तो 200 मिलियन पे 9% का इंटरेस्ट लगाएं, 18। यानी कि टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? भाई देखो ना, 200 मिलियन का लोन तुमने साल के पहले दिन लिया, 9% सूद है, तो 200 मिलियन का 9% 18। यानी कि तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 18 मिलियन। और तुम्हारे पास एक्रूड कितना आ रहा है? 13। यानी कि कुछ पे भी कर दिया है। वैसे तो समझ आ जाना चाहिए कि 18 का एक्सपेंस है, 13 एक्रूड है, तो 5 बैठे, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा, ये अकाउंट बना लो। वर्किंग 12। भाई अगर लोन भी करंट ईयर में लिया है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट भी पहले साल ही लगना शुरू हुआ होगा। तो ओपनिंग कितना है? 0। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा? सर 200 के लोन के ऊपर 18% के हिसाब से, सॉरी 9% के हिसाब से 18 का। और क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 13। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया है 5 का। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करेंगे, ऐड करेंगे? यस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होता है तो 18 ऐड होगा, 5 क्यों लेस होगा? और इंटरेस्ट फ्री किया है, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाता हूँ। तो हमने जो 5 पे किया वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। 18 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, 5 रुपए का एक्चुअल इंटरेस्ट पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा। सर सारे अकाउंट हो गए। अब हमारे पास कैपिटल और एक में डेप्रिसिएशन है, लेकिन इनका कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह दिया हुआ ही नहीं है। रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स है, इनका कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है। तो एसएसटी अकाउंट या डिविडेंड का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरा ख्याल है ये वैसे ही टाई कर जाएगा। वो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है कि आप चाहो तो फाइनेंसिंग पेड को भी ऑपरेटिंग में दिखा दो, चाहो तो कितना 438 पॉजिटिव। तो ये थर्ड, क्योंकि डिस्पोजल में पैसे नहीं मिले थे ना, तो ये रहा। फोर फोर थ्री 443 ऑपरेटिंग, 30 का इन्वेस्टिंग, 195 का ये। तो नेट इंक्रीज 608। क्या ये टाई कर रहा है? तो हमारी वो वाली कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई कि अकाउंट रिसीवेबल में जो 60 का इंक्रीज लेके जाना था, इंक्रीज डिक्रीज, ये नेट ऑफ डायरेक्ट राइट ऑफ लेके जा, तभी ये टाई कर रहा है, तो टाई ना कर रहा। तो यहाँ तक कि सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। मेरे ख्याल है बहुत अच्छा सवाल है। एक दफा आप लोगों को लाजमी कुछ 5-6 दिन की गैप के बाद खुद से सवाल एक दफा अटेम्प्ट करना चाहिए। कॉपी करने सर इसे।